हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है उसमें हम 12th क्लास का जो 6th चैप्टर है उसको प्रोसीड करेंगे और इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है HGP जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Human Genome Project. In the preceding sections, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determine the genetic information of given organism. फर्स्ट जो लाइन आपको दी गई है NCERT की वो आपको बता रही है कि जो पहले वाले सेक्शंस थे इस चैप्टर के, जो प्रीवियस सेक्शंस थे उनके अंदर हमने डिस्कशन किया कि जो भी DNA का सीक्वेंस होता है, बेसिस का सीक्वेंस होता है। आपको पता है DNA के अंदर जो है बेसिस 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ATGC। इनका जो सीक्वेंस है वही जो है निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो कैसी होंगी ऑर्गेनिज्म की। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द DNA सीक्वेंस। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है, यानी उसके जीन्स और क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है या उनका ओरिएंटेशन होता है या उनका फंक्शन होता है या उनका जेनेटिक मेकअप जो होता है वो किसके अंदर डिपेंड होता है, किसके अंदर जो है वो डिसाइड होता है, DNA के सीक्वेंसेस के अंदर वो फिक्स होता है। In two individuals differ, if two individuals differ, then their DNA sequence should also be different, at least at some places. आप जब इसका अगला सेक्शन DNA फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि लगभग 99% जो DNA होता है सभी ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, सेम होता है। बट 1% ऐसा DNA है जो कि हम सभी ह्यूमंस के पर्टिकुलर बात करें तो ह्यूमंस के अंदर हमें डिफरेंट बनाता है। तो वही बात यहाँ पे इस लाइन में आ रही है कि जो दो इंडिविजुअल अगर डिफर हैं तो इसका मतलब है कि उनके DNA सीक्वेंस भी क्या है, डिफरेंट है। These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. तो ये जो assumptions थे, ये जो विचार थे, ये जो धारणाएं थी, इन धारणाओं ने क्या किया, क्वेस्ट को जन्म दिया, खोज को जन्म दिया, जिसके अंदर हमें किस चीज़ की डिस्कवरी करनी थी। उसमें हमारा टारगेट ये था कि हम ह्यूमन जीनोम के कंप्लीट सीक्वेंस को, ह्यूमन जीनोम के कंप्लीट DNA सीक्वेंस को डिस्कवर करें। With the establishment of genetic engineering technique where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast technique for determining DNA sequences, a very ambitious project sequencing human genome was launched in year 1990. अब जो अपना 4th यूनिट है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जब हम उस यूनिट को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो DNA है उसको आइसोलेट करके, क्लोन करके और उस पीस को किसी अदर होस्ट में इंट्रोड्यूस करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और इसी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बहुत ही फास्ट टेक्निक जो थी DNA सीक्वेंसिंग को पता लगाने की, उसको बनाया गया और उसके ऊपर एक डिपेंडेंट होकर एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो था, महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था जिसके साथ में लोगों की कई सारी जो मतलब महत्वाकांक्षाएँ थी वो जुड़ी हुई थी, और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उसको लॉन्च किया गया 1990 में। तो आपको ये यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन जो है याद रखना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो वो हुआ था ईयर 1990 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। इसको हमने मेगा प्रोजेक्ट कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में एनार्मस अमाउंट के अंदर जो था मनी उसके ऊपर लगी है, पैसा इसके ऊपर लगाया गया है और बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से कह सकते हैं एनॉर्मस जो था ह्यूमन वर्क इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। डिफरेंट टाइप के जो जेनेटिस्ट थे, डिफरेंट टाइप के जो बायोकेमिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, अलग अलग स्ट्रीम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कॉपरेशन इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में दिया है। इसीलिए हमने इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा। साथ ही साथ इसको कंप्लीट करने में 13 ईयर का एक बहुत बड़ा जो टाइम इंटरवल था वो लगा। तो इन सब 3 कारणों से इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। Next, you can imagine the magnitude and the requirement for the project. It was simply defined the aim of project as follow. अगर हम इस प्रोजेक्ट के एम्स के ऊपर डिस्कशन करें कि क्या इसके एम थे, क्या इसके गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इसके, तो अगर हम इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता लगेगा कि जो ये ह्यूमन जीनोम था उसके ऊपर कितना मतलब एक तरीके से खर्चा आया, एक्सपेंडिचर हुआ, कितने एक्सपर्टाइज का जो था इसमें परिश्रम लगा, या और भी जो भी कोई चीज़ें थी वो भी हम इसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो देखिए इसमें आगे कहा गया है कि ह्यूमन जीनोम जो था इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर।
हमारा जो ह्यूमन कंटेंट है, हैप्लॉइड कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर जो बेसिस का जो नंबर होता है वो 3×10⁹ बेस पेयर होते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर। अगर हम ये मान लें कि एक बेस पेयर की सिक्वेंसिंग करने में $3 लगते हैं, तो टोटल जो हमारा ह्यूमन जीनोम है उसको सिक्वेंसिंग करने के अंदर क्या होगा, तो $9 बिलियन का खर्चा आएगा। तो आपको ये मेन जो टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कि टोटल ह्यूमन जीनोम के सिक्वेंसिंग के ऊपर कितना खर्च लगभग हमने एज्यूम किया है, तो वो है $9 बिलियन। फर्दर इफ द ऑब्टेन सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप फॉर्म इन बुक्स, अगर हम क्या सोचें कि ये जो डेटाज हमें मिलेंगे, ये जो फाइंडिंग्स होंगी हमारी, इनको हम बुक के फॉर्म में आगे के लिए फॉर फ्यूचर या फर्दर जो भी स्टडीज़ है उनके लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं, और हमने एक ऐसी बुक बनाई है जिसके हर एक पेज पे लगभग 1000 लेटर्स हैं, और 1000 लेटर्स के जो पेजेस हैं, तो ऐसे पेजेस कितने आ गए उस बुक में, 1000 पेजेस आ गए, तो भी हमें लगभग 3300 बुक्स ऐसी चाहिए जिनके अंदर हम ह्यूमन जीनोम के इंफॉर्मेशंस को स्टोर रख सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3300 बुक्स के अंदर इस तरीके से हम जब डेटा को फीड करेंगे तो कितना ज़्यादा अमाउंट के अंदर ह्यूमन डीएनए के अंदर या ह्यूमन जीनोम के अंदर इंफॉर्मेशंस छुपी हुई हैं। The enormous amount of data expected to be generated also necessitate the use of high speed computational devices। अब नेक्स्ट जो इसका जो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्या नेसेसिटीज़ हैं, तो कंप्यूटर भी जो नॉर्मल होते हैं वो नहीं चाहिए, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर जैसे जो डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा, और ताकि डेटा स्टोर किया जाए, जब उसकी ज़रूरत हो तब हम उसको रिट्रैवल कर सकें एंड एनालिसिस कर सकें उसके ऊपर। HGP was closely associated with the rapid development of new area in the biology called the bioinformatics। तो हमने ये भी देखा, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि HGP के डेवलपमेंट के साथ ही बायो की एक न्यू ब्रांच जो थी वो डिस्कवर की गई, और इस न्यू ब्रांच का नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द सीक्वेंसिंग ऑफ द DNA। इसमें सीक्वेंसिंग की जाती है DNA की। गोल्स ऑफ HGP के ऊपर हम फोकस करें कि गोल क्या क्या थे HGP के, क्या क्या इसके मेन उद्देश्य थे। तो गोल्स के ऊपर जब हम आते हैं तो इम्पॉर्टेंट गोल्स के ऊपर आते हैं, तो फर्स्ट इसका गोल जो है वो है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जीन्स हैं उन सभी जीन्स को आइडेंटिफाई करना। तो लगभग 20,000 to 25,000 जीन्स ह्यूमन डीएनए में होती हैं, तो इन जीन्स को आइडेंटिफाई करना इसका मेजर गोल था इस प्रोजेक्ट का। सेकंड जो इसका गोल था वो था डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए। हमारे ह्यूमन डीएनए को बनाने के लिए टोटल जो बेस पेयर्स होते हैं वो 3 बिलियंस के आसपास होते हैं, तो इन सभी 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करना ये इसका सेकंड गोल था। और अगर हम थर्ड गोल के ऊपर करें बात, नेक्स्ट गोल के ऊपर बात करें, तो नेक्स्ट गोल था इसका स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस। ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली पहले 2 गोल्स को कंप्लीट करने के बाद, तो तीसरे गोल के रूप में हमने ये देखा कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उसको हम डाटाबेस के रूप में कैसे स्टोर करके रखें। फोर्थ इसका जो गोल था वो था इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स थे, जो साधन थे, जो भी कोई टूल्स इस चीज़ में यूज़ में आते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं या फिर और कोई टाइप के केमिकल्स होते हैं, तो उनको हमें टाइम टू टाइम या समय के साथ इम्प्रूव करते रहना है। ये इसका फोर्थ गोल था। फिफ्थ गोल में था कि ये जो भी कोई टेक्निक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, उन टेक्निक्स और इन्फॉर्मेशन को हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करें, उनका बेनिफिट हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे दें और इंडस्ट्रीज़ उस चीज़ से कैसे बेनिफिशियल तौर के ऊपर अपना जो है टास्क कंप्लीट करवा सकती है। और फाइनली जैसा कि आपको पता है हर प्रोजेक्ट के साथ में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे एथिकल इश्यूज जुड़े होते हैं। एथिकल का मतलब होता है नैतिक मुद्दे जुड़े हुए होते हैं कई प्रकार के, कि क्या हम जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या हम उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके नैतिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो ये जो नैतिक मुद्दे हैं वो ये कहलाते हैं एथिकल इश्यूज़। कुछ लीगल इश्यूज़ होते हैं, कानूनी कोई दाव पेच होते हैं कि हमने जो ये किया है, प्रोजेक्ट किया है, वो किसी और ने तो नहीं किया, या फिर इस प्रोजेक्ट के थ्रू कोई ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज़ तो नहीं आ जाएंगे, पेटेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगी। और फाइनली जो है सोशल इश्यूज़ भी होते हैं कि कुछ NGOs वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटेक्शन पे पुरजोर वकालत करते हैं उनकी, तो क्या हम उनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको हार्म तो नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से ये 3 जब इश्यूज़ डेवलप होते हैं, एथिकल, लीगल एंड सोशल, तो इसके लिए एक टर्म बनाई जाती है स्पेशली जिसको हम कहते हैं
LC। तो LC जो डेवलप होती हैं उनके बारे में हमें एड्रेस करना भी हमारा 6th गोल इस HGP का था कि HGP जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, उससे रिलेटेड 3 टाइप की जो हमारे सामने इश्यूज आने वाले हैं, क्या हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये इसका 6th गोल था। नेक्स्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया। 1919 में ये स्टार्ट हुआ, 2003 में ये कंप्लीट हुआ। बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, पूरा करने में लगभग 13 साल के आसपास का समय लगा। कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसको कंप्लीट करने में जो इनका जिसका योगदान है वो है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और उनके साथ में जो जॉइंट थे वो थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ HGP द वेलकम ट्रस्ट UK बिकम अ मेजर पार्टनर। शुरुआती दौर पे जो इसका मेजर पार्टनर बना वो बना वेलकम ट्रस्ट UK का। एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स। जापान, फ्रांस और जर्मनी और चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003। प्रोजेक्ट जो था 2003 यानी 13 साल के अंतराल के बाद में कंप्लीट हुआ। Knowledge about the effect of DNA variations among individuals can lead the revolutionary new way to diagnose, treat and someday prevent the thousands of the disorders। जैसे जैसे DNA के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, सीक्वेंसिंग के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, वैसे वैसे रिवोल्यूशनरी नए नए बदलाव आए, क्रांतिकारी बदलाव आए। हम जो बीमारियों को डायग्नोस कर पाए, उनको ट्रीट कर पाए, और ऐसी कई सारे डिसऑर्डर्स थे जिनकी वजह से ह्यूमन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उनको डायग्नोस और ट्रीट करने में। Besides providing clues to understand human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to an understanding of their natural capability that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation। अब बात ये आती है कि क्या ये सीक्वेंसिंग ह्यूमन की ही की गई? नहीं, ह्यूमन के अलावा नॉन ह्यूमन जो मॉडल थे उनके ऊपर भी सीक्वेंसिंग के टास्क कंप्लीट किए गए, ताकि जो चैलेंजेस थे हेल्थ केयर के, एग्रीकल्चर के, एनर्जी प्रोडक्शन के, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन फील्ड के, उन सभी चैलेंजेस को कंप्लीट किया जा सके। तो ऐसे नॉन ह्यूमन मॉडल कौन कौन से थे, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन पुट होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको आप अपने लिए एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट करेंगे। ऐसे नॉन ह्यूमन मॉडल कौन कौन से? तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एक तो बैक्टीरिया है, यीस्ट है, और एक निमेटोड है जिसका नाम है कोइनोरैप्टाइटिस एलेगेंस। कोइनोरैप्टाइटिस एलेगेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट नेम है। तो कोइनोरैप्टाइटिस एलेगेंस अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है जिसकी सीक्वेंसिंग नॉन ह्यूमन मॉडल के अंतर्गत की गई है। उसके अलावा ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, प्लांट में राइस और अराबिडोप्सिस, और उसके अलावा कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने ह्यूमन के अलावा DNA सीक्वेंसिंग का काम किया है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं कि बैक्टीरिया, यीस्ट, कोइनोरैप्टाइटिस एलेगेंस, दिस इज द फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड। After that Drosophila, after that plants, in the plants rice and Arabidopsis, 2 types of plants and their DNA sequencing done। मैथडोलॉजीज के ऊपर आएंगे, मेथड्स कैसे कैसे बनाए गए हैं, किन किन मेथड्स की सहायता से हम ह्यूमन के DNA की सीक्वेंस कर सकते हैं या किसी भी DNA का सीक्वेंसिंग की जा सकती है। तो इसके अंदर 2 मेजर अप्रोचेस को हम शामिल करते हैं। पहला अप्रोच है कि जितने भी जीन्स हैं दैट आर एक्सप्रेस्ड, ऐसी जीन्स जो एक्सप्रेस होती हैं। अब आपको ये पिछले सेक्शन में मैंने बताया था एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को, तो कि जो एक्सप्रेस होती हैं वो कहलाती हैं एक्सॉन्स और जो अनएक्सप्रेस रहती हैं वो कहलाती हैं इंट्रॉन्स। तो हमें क्या करना है, हमारा जो पूरा जीनोम है उसके अंदर एक्सप्रेस वाली कंडीशंस को चूज करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सॉन्स कौन सी है, और जो RNA में जाके एक्सप्रेस होंगी उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और ये मेथडोलॉजी क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTS। द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। सेकेंड वाला जो अप्रोच था वो बहुत ही ब्लाइंड है, उसका अंदर कोई भी मतलब हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है, सेकेंड अप्रोच कहता है कि सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, पूरे के पूरे जीनोम के सेट को सीक्वेंस कर लो, दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। उसके अंदर कोडिंग यानी एक्सप्रेस यानी कि एक्सॉन भी है, और नॉन कोडिंग यानी नॉन एक्सप्रेस या फिर इंट्रॉन्स भी हैं। चाहे एक्सॉन हो चाहे इंट्रॉन हो, सबको सीक्वेंस कर लो एंड लेटर असाइन डिफरेंट रीजन, और बाद में उनके नाम उनको प्रोवाइड करो कि भाई तुम एक्सॉन हो, तुम इंट्रॉन हो, तुम काम के हो, तुम काम के नहीं हो, एंड उनके
फंक्शंस भी वहाँ पे डिनोट करो। और इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है, सेकंड अप्रोच कहलाती है सीक्वेंस एनोटेशन। तो आपको याद रखना है एचजीपी की जो मेथोडोलॉजीज हैं मेनली 2 टाइप की हैं। नंबर 1 एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ESTS, और सेकंड जो है वो है सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच वी फोकस ओनली ऑन एक्सॉन्स, जिसको हमने एक्सॉन्स के ऊपर फोकस करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, ये प्रोसेस कहलाएगी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। लेकिन सेकंड अप्रोच जो है सीक्वेंस एनोटेशन, इट इज टोटली ब्लाइंड अप्रोच। ये पूरी की पूरी ब्लाइंड अप्रोच है जो कि कहती है कि सारे सीक्वेंस को क्या कर लो, सारे जो सीक्वेंस है उनको पहचान लो, उनको डिस्कवर कर लो, चाहे वो एक्सॉन है चाहे वो इंट्रॉन है, और जब ऐसा काम कर लो तो फिर उनको असाइन कर दो, उनको उनके फंक्शन बता दो और उनके साथ में उनके नाम लिख दो। इस तरीके से ये जो अप्रोच कहलाती है ये कहलाती है सीक्वेंस एनोटेशन। For sequencing the total DNA from a cell isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes, recall DNA is a very long polymer। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या होता है, जो टोटल DNA निकाला सेल का उसको हम आइसोलेट करते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का जो मेन काम है वो किया जाएगा, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स है उनमें करने का काम किया जाएगा। किसकी वजह से? जो एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर की सहायता से हम इतने लंबे डीएनए को क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं और रैंडम इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस, और आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो अगर फ्रेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बन गए तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है कमियाँ आ जाती हैं, टेक्निकल लिमिटेशंस आ जाती हैं सीक्वेंसिंग करने में। एंड क्लोन इन सूटेबल होस्ट, और हम इसको एक सूटेबल होस्ट के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो यीस्ट है, वहाँ पर इसको स्पेशल वेक्टर की सहायता से क्लोन करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद ईज। हम क्या करेंगे, जो क्लोनिंग है उसमें एम्प्लीफिकेशन करेंगे उस डीएनए के पीस का। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है उस डीएनए के लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे ताकि क्या हो, जो भी सीक्वेंसिंग है वो हमारे लिए ईज हो जाए, ईजी टास्क हो जाए, हम आसानी से उसकी सीक्वेंसिंग कर पाएँ। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। आपको ध्यान रखना है जो कॉमन जो होस्ट होते हैं यहाँ पर वो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं। अगर हमने बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज में लिया है तो आपको उसका लिए याद करना है BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और अगर हमने यीस्ट को काम में लिया है तो वहाँ पे ये नाम याद रखना है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर। अब ये सीक्वेंसिंग की कहाँ जाती है? अभी हमने बात की थी कि टूल्स के अंदर हमें सुपर कंप्यूटर जैसे जो कंप्यूटेशनल डिवाइसेस है उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे एक सीक्वेंसर बनाया गया है ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर। ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर क्या होता है, इसमें एक अपैरेटस ऐड होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर ऐड होता है, और अपैरेटस में जैसे हम डीएनए को डालते हैं तो उसमें सीक्वेंसिंग होती है, सारे डेटाबेसेस जो है मॉनिटर के ऊपर शो होने लग जाते हैं। दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। और ये जो अपैरेटस है जिसको हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर कह रहे हैं, ये किसके प्रिंसिपल पे आधारित है? फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल पर। ये भी आपको याद रखना है। Remember, Sanger is also credited for developing method determination the amino acid sequences in protein। Sanger वही महानुभाव हैं जिन्होंने प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स को जो सीक्वेंस था उसको डिटरमाइन किया था। These sequences were then arranged based on some overlapping region present in them। This required generation of overlapping fragments। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो दो फ्रेगमेंट एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ओवरलैप करने के बाद में हम उनकी इजीली क्या कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंस वर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अगर हम इनको एक लाइन में बिछाकर इनकी सीक्वेंसिंग करना चाहें तो ये ह्यूमन की बस की बात नहीं होती। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे टाइप के जो सॉफ्टवेयर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर की सहायता से ऐसे जो सीक्वेंसिंग प्रोसेस है उनको कंप्लीट कर पाएँ। दी सीक्वेंस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेड एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोजोम। ये सीक्वेंसर, ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, जो भी कोई सीक्वेंस आ रहा है उससे अनोट करते हैं, असाइन करते हैं और स्पेसिफिक जो क्रोमोजोम है उनका नाम बताते हैं। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोजोम 1 वाज कंप्लीटली ऑन इन मई 2006। ये क्वेश्चन आता है कि मई 2006 के आसपास क्रोमोजोम 1 की जो थी वो सीक्वेंसिंग की गई थी। आपको पता है हमारे अंदर 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, तो क्रोमोजोम नंबर जो 1 है उसकी जो सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई वो हुई थी मई 2006 में। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोजोम। और ये क्रोमोजोम 1 जो था वो लास्ट था
24 कैसे क्रोमोसोम हुए? 24 इस तरीके से हुए कि जो हमारे पास में 22 क्रोमोसोम है वो तो ऑटोसोम्स हैं ही, जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। साथ ही साथ जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो उन दोनों को मिलाकर जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो 24 है। और 24 की सिक्वेंसिंग में सबसे लास्ट में किसकी सिक्वेंसिंग हुई थी? क्रोमोसोम नंबर 1 की, मई 2006 में। यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस शो किया गया है, ये मॉनिटर जिसमें सीक्वेंसेस के बेसिस के सीक्वेंस आपको दिख रहे हैं। अपरेटस को ऐड किया गया है और यहाँ से हमने डीएनए को आइसोलेट किया था और सैंपल को यहाँ पर अपलोड किया। Another challenging task was assigning the genetic and physical map of genome. दूसरा जो चैलेंज है वो ये है जेनेटिक मैप बनाना। अल्फ्रेड जो स्टूवेंट थे, अल्फ्रेड स्टूवेंट ने क्या किया, जीन्स के और क्रोमोसोम्स के मैप बनाए थे। तो ये मान लिया एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। ये जो मैप बनाए जाएंगे ये उस एंजाइम के बेस पे बनाए जाएंगे, जो कौन सा एंजाइम है? मॉलिक्यूलर सीजर। जैसे मॉलिक्यूलर सीजर वर्क करेगा डीएनए के ऊपर, तो डीएनए के ऊपर फ्रेगमेंट्स बनेंगे, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो रिकॉग्निशन साइट्स के बेस पे बनेंगे। एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, और ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। कैसी कंडीशन आती है? जैसे ए और फिर टी और सी जी। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन क्या हो गए? रिपीट हो गए हैं, तो ये डीएनए सीक्वेंस कहलाते हैं। और इन डीएनए सीक्वेंसेस को जो रिपीट होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। और माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का जो एप्लीकेशन है वो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखेंगे, जो कि इसका अगला टॉपिक है। अब हम आते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स पे कि जो ह्यूमन जीनोम है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? तो उसके अंदर बेस पेयर होते हैं 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ये इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर क्या है? द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। हर एक जीन के अंदर 3000 बेस के आसपास नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। बट साइज वेरी ग्रेटली, साइज जो है वो अलग अलग होती रहती है। विद द लार्जेस्ट ह्यूमन नोन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसेस। क्वेश्चन है कंपटीशन का कि सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जीन होती है डिस्ट्रोफिन, और उसके अंदर बेसेस की संख्या आपसे पूछी जाए तो 2.4 मिलियन सबसे बड़ी जीन है डिस्ट्रोफिन। The total number of gene is estimated at 30,000, much lower than previous estimate of 80,000 to 1,40,000 gene। अगर हम जीन्स की बात करें तो जब तक एचजीपी नहीं आया था तब तक हम साइंटिस्ट क्या सोचते थे हमारे, कि साइंटिस्ट कहते थे कि हमारे बॉडी में जीन कितने हैं 80,000 से लेके 1,40,000 तक। लेकिन जैसे ही एचजीपी की पूरी जो ये एक प्रैक्टिकल था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी, ये कंप्लीट हुई, तो उसके बाद में हमें पता लगा कि टोटल जीन नंबर कितना है? 30,000 है। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 99.9 जो बेसेस होते हैं, जो डीएनए होता है, सभी का सेम होता है। और कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, उसके बाद में अगर हम बात करें तो द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जितनी भी जीन डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं 30,000 के आसपास जो जीन्स हैं उनकी 50% का ही काम हमें पता है, यानी 15,000 का ही हमें काम पता है। आफ्टर दैट जो रिमेनिंग 15,000 है उनका काम अभी तक अननोन है। लेस देन 2% ऑफ जेनेटिक जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। जितना भी हमारा जीनोम है उसमें 2% से कम जो जीनोम होता है वही आगे जाके प्रोटीन को कोड करता है। इट मीन एक्सॉन के फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सारा एंट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इसका जो 6th सेलिएंट फीचर है वो है रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में ज़्यादा अमाउंट में रिपीटेड सीक्वेंस है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में माइक्रोसैटेलाइट क्रोमोसोम्स के रूप में अपना योगदान देते हैं। 7th जो इसका सेलिएंट फीचर है वो है रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम। रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत बार रिपीट होते हैं, कभी कभी तो ये इतनी बार रिपीट होते हैं कि 100 से लेके 1000 बार भी रिपीट हो जाते हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता कि ये प्रोटीन बनाने के काम में आएंगे, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। लेकिन इनकी वजह से हम क्रोमोसोम्स के स्टडी कर सकते हैं, उनके क्रोमोसोम्स के डायनामिक्स को समझ सकते हैं, क्रोमोसोम्स के एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम 8th जो पॉइंट है सेलिएंट फीचर उसकी बात करें तो इसमें बताया गया है कि क्रोमोसोम 1 जो है उसमें बहुत सारी जीन्स पाई जाती हैं और क्रोमोसोम Y में बहुत कम जीन्स पाई जाती हैं। जीन की संख्या आपको याद रखनी है। क्रोमोसोम 1 के अंदर जो है 2968 जीन्स होंगी और क्रोमोसोम Y जो है उसके अंदर ओनली 231 जीन्स होंगी। तो इस तरीके से ये डेटा आपको याद रहने चाहिए।
अगर हम 9th जो सेलिएंट फीचर उसकी बात करें तो साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन। वैज्ञानिकों को 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस मिली हैं जहां पर डीएनए के सिंगल बेस पेयर्स में डिफरेंस है, और इसके लिए यहाँ पर एक टर्म काम में ली जाती है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंसेस। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जब डिफरेंसेस आते हैं तो वो कहलाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी SNPs। तो यहाँ पर आपको SNPs को अच्छे तरीके से याद रखना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNPs, और इसको हम स्निप्स के नाम से भी जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका स्निप्स के तौर पे करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसाइज टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर द डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेनिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इस तरीके से जब इस प्रोजेक्ट की सहायता लेते हैं तो हम ह्यूमन की डिजीजेज, डिसऑर्डर्स और उसके सीक्वेंस से रिलेटेड कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एप्लीकेशंस और फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें तो एप्लीकेशंस क्या होंगे, इसके उपयोग क्या क्या होंगे। ड्राइविंग मीनिंग फुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स। आने वाले डिकेड यानी 10 सालों के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे रिसर्च जो हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होके। दिस एनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होगी, अलग अलग साइंटिस्ट की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी चाहिए बहुत सारे लोगों की जिनको कि हम साइंटिस्ट कहते हैं। डिसिप्लिन भी उनके अलग अलग होंगे, कोई कहाँ से होगा, कोई किसी सेक्टर से होगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो। पूरे के पूरे विश्व से साइंटिस्ट अगर इसमें लगेंगे तभी ये काम हो पाएगा। One of the greatest impact of the having the HG sequence में will be enabling a radically new approach of biological research। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच बनी है उसके आधार पर हम नए नए रिसर्च कर पाएंगे ह्यूमन के रेफरेंस में। इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीज वन और अ फ्यू जीन एट अ टाइम। पिछले ज़माने की बातें करें तो एक समय में हम एक या दो ही जीन्स की स्टडी कर सकते थे। विद होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यू हाई थ्रोट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉड स्केल। अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी स्केल के ऊपर जाकर जीन्स की स्टडी कर सकते हैं, एक या दो का कोई लिमिटेशन नहीं है। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर। आज के समय हम एक ही समय में सारी की सारी जीन्स की स्टडी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टिश्यू की या ऑर्गन और ट्यूमर की भी स्टडी कर सकते हैं। और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर। और हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे हजारों जो जीन्स और प्रोटीन्स हैं वो वर्क टुगेदर करके पूरा का पूरा जो ऑर्केस्ट्रा ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, जो पूरा की पूरी लाइफ जो है उसको कैसे सस्टेन करते हैं, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हम कहाँ कर सकते हैं, एचजीपी के थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपको एचजीपी जो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।